आप लोगों को आशा है कि थोड़ा सा मटेरियल पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जितना भी मैंने अब तक कुछ नया तरीका मैंने आजमाया है पढ़ाने का या जो भी है, वो मैं आप लोगों को नट शेल में एक 30-40 मिनट के एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर शेयर कर सकूंगी। वैसे तो मैं वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को हमें टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉइंट आउट करना था, इसलिए मैंने उनको एक पीपीटी में बनाने का प्रयास किया है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम साइंस टीचिंग की बात करेंगे कि कैसे हम इफेक्टिव टीचिंग करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीज ढंग से समझ में आए, बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इन चीजों को प्रभावित करती है, हम उन चीजों को पॉइंट आउट करने का प्रयास करेंगे। एक खास बात यह है कि मैंने इसमें कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया है, सारे अपने अनुभवों को शेयर करने का प्रयास किया है। और जैसा कि शंकर जी बता रहे थे कि हम लोगों की एक फिजिकल मीटिंग भी आगे होनी है, तो जो कि ऑफलाइन मोड में होगी, तो उसमें शायद हम और ज्यादा बेहतर कर पाए। और मैं ये समझता हूँ, मैं तो क्या, कई साथी और भी हैं जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रखते हैं जिसको वो शेयर करेंगे, तो उसका हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल ये जिम्मा मुझे सौंपा गया है तो मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। तो आप लोगों को सभी को क्लियरली दिख रहा है? स्लाइड्स दिख रही है? ये दिखा है सर। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, अगर हम साइंस टीचिंग की बात करें तो मैंने ये समझा है कि कुछ 6 या 7 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिन पर हमारी टीचिंग निर्भर करती है, और अगर उन पर हम ध्यान दें तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। जैसे सबसे पहला जो अपना है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेंटल प्रेजेंस है। कई बार बच्चे क्या है, हमारे यहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तीसरी चीज हमारे टीचिंग मेथड्स हैं। और जो चौथी चीज है वो है इंटरेक्शन, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाए। पांचवी चीज जिससे हमें पता चले कि बच्चे कुछ समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, वो है वैल्यूएशन। और जो छठी चीज है वो है फीडबैक। हमें फीडबैक लेना भी जरूरी है, क्योंकि हमें हमारा आकलन भी तो करना है, वो आकलन हमें फीडबैक के थ्रू ही मिलेगा। और जो सातवीं और जो फाइनल चीज है वो इम्प्रूवमेंट। और ये साइकिल चलता रहता है, ये सातों के सातों चीजें जो है वो रिपीट होती रहती हैं साइक्लिक रूप से। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलेंगे। अभी जो फर्स्ट जो है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट, हम कह सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट चीज है। क्लास कैसी है आपकी, आप बैठे कहाँ हैं, बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं, बच्चे कहाँ बैठे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अगर आप साइंस की क्लास साइंस लेबोरेटरी में लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। बच्चे एक तो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिसिप्लिन में महसूस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ्स हैं मैंने आज ही क्लिक करी हैं लैब की, ये बायोलॉजी लैब की फोटोग्राफ्स हैं। और कुछ लोगों में, कुछ स्कूल्स में जो कंपोजिट लैब है जहाँ कॉमन लेबोरेटरी है, तो वहां भी आप जो है वो इस तरीके का कर सकते हैं। जब इस स्कूल में मैं आया था तो उस समय यहाँ पर बायोलॉजी लेबोरेटरी सेपरेटली नहीं थी, तो मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखी और एक रूम इस लेबोरेटरी पर्पज के लिए इश्यू करा लिया, मतलब अलॉट करा लिया। तो उसमें फिर मैंने सारा सेटअप कर लिया और पिछले 5 सालों के अंदर मैंने कोशिश करी है कि इसको मैं एक अच्छी लेबोरेटरी बनाऊं, और स्टिल गोइंग ऑन है। तो लैब में आप एक बार पहले जरूर देख लें कि आपके टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, उसको थोड़ा सा आप पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हमारे पास लैब असिस्टेंट्स नहीं है। हमें ही वो ही काम जो है अपने टीचिंग वाले टाइम से अदर जो हमारा टाइम है उसमें करना होता है। दूसरा एक ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लैब है जहां पर हम टीचिंग करेंगे वो थोड़ा हम उसे क्लीन रखें, बड़ा साफ सुथरा रखें, वहां बैठ करके आपको भी अच्छा लगे, बच्चों को भी अच्छा लगे। तो इस दौरान मैंने जो एक प्रैक्टिस अपनाई वो ये कि मैंने 2-2 बच्चों की जो है वीकली ड्यूटी लगा दी, तो वो इसे ढंग से मेंटेन करते हैं, रोज लैब क्लीन होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है स्टूडेंट्स मेंटल प्रेजेंस, ये साइकोलॉजिकली काफी महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर हम बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। सीधे हम क्लास में आए और आने के बाद हमने टीचिंग शुरू कर दी,
हमने ये देखा ही नहीं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज क्या है। अगर हम एक तरीके से थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू ले लें, थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान कर लें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। बाकी जानते सभी हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। तो जब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हाँ बच्चे ठीक हैं, पहुंच गए, तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से बात शुरू करनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान उसी लैब में उसी टॉपिक पर पहुंचे। और जहां तक हो, कोशिश करनी चाहिए कि हम जनरल एग्जांपल्स दें। फॉर एग्जांपल, अगर आज थोड़ा सा समय रहा तो जैसे फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें हम रिप्रोडक्शन कैसे पढ़ाएंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा फ्लावर्स के बारे में जनरल डिस्कशन, क्या आपने उन्हें देखा है, कैसा है, आपने उसे किस नजरिए से देखना है, हमें उनका नजरिया ही बदलना है कि थोड़ा सा उसे साइंटिफिक नजर से देखें। आसपास सारी चीजें हैं जो साइंस डील करती है, लेकिन हमें बच्चों का नजरिया बदलना है, उनका व्यू बदलना है कि उसे वो साइंटिफिक तरीके से देखें। तो इसलिए हमें बच्चों को मेंटली क्लासरूम में प्रेजेंट करना होता है, उसके लिए ये सब एक्शंस बड़े जरूरी हैं। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये एक ऐसा स्टेप है जो केवल टीचर पर ही डिपेंड करता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, उसमें हमने प्रयास करना चाहिए कि हम बेस्ट टीचिंग मेथड को अपनाएं। अब टीचिंग मेथड के अंदर आजकल जैसा देखा जा रहा है कि सभी जितने भी स्कूल्स हैं उनमें सब में इंटरेक्टिव बोर्ड्स आ गए हैं। तो इंटरेक्टिव बोर्ड अगर किसी लैब में ना भी लगा हुआ है तो आप जो है रिक्वेस्ट करके हेड को और आप अपने लैब में उसे लगवा लें। और अगर फिर भी है तो आप रिक्विजिशन भिजवा सकते हैं, नए बोर्ड जब भी आएंगे तो आपके लैब के अंदर वो लग पाएंगे। डिजिटल बोर्ड लगने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से ये महसूस किया है। हाँ जी सर। मीटिंग के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है जी। ये होस्ट कौन है मीटिंग का? होस्ट तो मैं ही हूँ सर। रिक्वेस्ट आपके पास ही आ रही है सर फिर ये। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं एडमिट कर देता हूँ सर, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। बस तो क्योंकि मेरे पास फोन आने लग गए बीच में, तो आप थोड़ा सा ये देख लेना कोई ऐसा आए तो। हाँ कोई नहीं सर, ऐड हो गया है। थैंक यू। तो इंटरेक्टिव बोर्ड्स पे हमारी बात चल रही थी। तो इंटरेक्टिव बोर्ड बहुत एक अच्छा टूल है, और इसमें टीचर के लिए तो एक तरीके से मैं ये मानता हूँ वरदान है। अभी आप जो पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अभी ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जैसे मैंने अभी पिछले दिनों सेल पढ़ाई थी तो उस टाइम मैंने ये क्लिक करी थी। तो अब जैसे अगर मैंने सेल का डायग्राम बना दिया है, वो डायग्राम मेरे पास सेव है, मेरे पेन ड्राइव में भी सेव है, तो मेरा वक्त कितना बच रहा है। इस डायग्राम को बनाने में मुझे 1 घंटा लगा था। अब हर साल 9th क्लास के लिए भी ये मेहनत करनी, 11th के लिए भी ये मेहनत करनी, तो आपका कितना समय बच रहा है। डायग्राम आप क्लियर बनाइए, अच्छी इमेज लीजिए, पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरी चीज जो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं साइंस पढ़ाने का, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को डायग्राम और फ्लो चार्ट से वो सारी चीजें याद हो जाएं। मैं आज ही गौर कर रहा था, मैं जैसे बल एवं गति के नियम वाला चैप्टर देख रहा था, तो बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज, बड़ी हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है जिसको बच्चे ढंग से समझ पाने में समर्थ नहीं होते हैं। अगर उसी चीज को हम फ्लो चार्ट से बता दें तो बच्चे उसको ढंग से कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने महसूस की है कि अगर हम प्रयास करें कि बच्चे जो लोकल डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जनरल बातें करने में, किसी प्रश्न को पूछने में, अगर हम थोड़ा सा फोर्स करके बच्चों को ये कहें कि आप हिंदी बोलिए, तो उनकी हिंदी की वोकैबुलरी अपने आप सुधर जाएगी और देखिएगा आप टीचिंग एनवायरनमेंट अपने आप बनने लगे। ये चीज थोड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इंटरेक्टिव बोर्ड पे बहुत सारी चीजें हैं, इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे एक सेपरेट लेक्चर की आवश्यकता है। जब भी कभी हम हमारी ऑफलाइन मीटिंग होगी तो अगर इसमें अगर किसी साथी के इश्यू है तो हम उस समय उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज, इस बोर्ड की सहायता से आप ये कर सकते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम मूविंग फॉर्म में नहीं दिखा सकते।
तो कोई वीडियो या कुछ ऐसा अगर हम एनिमेशन बच्चों को शो करते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। मैं एक बात बच्चों को कहता हूँ कि हमेशा ही आप डायग्राम्स के रूप में याद करने का प्रयास करें। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, अगर हम किसी भी विवाह में जाकर के आते हैं तो वहां का सारा वाकया जो है वो हमें लगभग एल्बम के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में हमें मिलता है। तो चाहे हम 10 साल बाद उसे देखें तो सारा का सारा जो नजारा है हमारे सामने एक बार घूम जाता है, रेडी हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर वो साइंस की लर्निंग को करे बच्चे तो बहुत अच्छे ढंग से वो लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों पर थोड़ा सा डायग्राम्स पे और फ्लो चार्ट्स पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो चीज है मॉडल्स है। हमारे जो ग्रांट्स आती हैं हर साल, मेरे ख्याल से कम 7,000 से लेकर 15,000 के ग्रांट साइंस के पेटे आ ही जा रहे हैं। इसका उपयोग हम अच्छे मॉडल्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने एक मॉडल खरीदा है, केवल एक ही मॉडल, लेकिन वो 2600 रुपए का है। लेकिन खासियत ये है जब उसको खोलते हैं मैग्नेटिक है, अंदर इंटरनल ईयर सब कुछ, ईयर ड्रम सब कुछ अलग करके देख सकते हो। तो ऐसे मॉडल्स आप जब भी खरीदें अच्छे परचेज करके आप लेकर के आए लैब के अंदर। अब जो तीसरी चीज है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पे एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है कि हम लोग प्रैक्टिकल्स को बड़ा हल्के में लेते, प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते हैं हम। हो सकता है किसी के लिए टाइम ऐसा बाउंडेशन हो कि जिसमें वो ना करा पाए, वर्कलोड ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है, इससे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो कुछ प्रैक्टिकल हम जरूर करा पाएंगे बच्चों को, जैसे मैं करवाता हूँ, जैसे सेल वाले या कुछ इस तरीके के प्रैक्टिकल्स। अब जैसे सेल के बारे में बताऊं प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है। जैसे मैंने जब सेल के बारे में पढ़ा तो हमारे समय में ये शायद 5th क्लास के अंदर सेल टॉपिक आ गया था, हमारे विज्ञान लगती थी अलग से, तो उसमें ये टॉपिक आ गया था। उस समय उस सेल को देख करके मेरे दिमाग में एक अलग ही इमेज थी कि सेल कितनी बड़ी होती होगी, कितने फीट की होती होगी, मतलब इस तरीके के इमेज थे। लेकिन जब आगे जाके +1 के अंदर इसको माइक्रोस्कोप में देखा तब जाके पता चला ये तो माइक्रोस्कोपिक है। इसीलिए जब हम बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराएं तो आप अगर जानने का प्रयास करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कितनी बड़ी होगी, हाथ से बताएंगे इतनी बड़ी होगी सर। तो अगर आप हम माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे उसे तो आप बच्चे ज्यादा ढंग से अंदाजा लगा पाएंगे कि वास्तविक साइज क्या है। तो वास्तविक जो ब्रेन के अंदर जो इमेज बनेगी वो उन्हीं चीजों से बनती है। बायोलॉजी के अंदर खास तौर से ये माइक्रोस्कोपी बड़ी जरूरी हो जाती है। अच्छा, एक माइक्रोस्कोप के बारे में मैं ध्यान केंद्रित करने वाला था। माइक्रोस्कोप्स हमारे यहाँ बहुत पुराने माइक्रोस्कोप्स भी पड़े। जिन लोगों के पास माइक्रोस्कोप काफी पुराने पड़े हैं, मेटेलिक जो हैवी वाले माइक्रोस्कोप पड़े हैं, वो बड़े लकी हैं, उनको आप सर्विस करके तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव आप नहीं कर पाए तो जब भी आपका कभी मेरे से मुलाकात हो तो आप मैं आपको बता पाऊंगा, मैंने बड़ा इस पे अनुभव लिया है। तो माइक्रोस्कोप आप रेडी रखें, और फिर भी जब नई ग्रांट आती है तो आप उससे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अच्छा माइक्रोस्कोप खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा जैसा अनुभव रहा है, पिछले दिनों कुछ परचेजिंग करी थी मैंने लैब के लिए, तो 3,500 से लेकर के 15,000 के बीच में काफी अच्छे माइक्रोस्कोप्स मिल जाते हैं। मैंने जो लैब में खरीदा था ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप खरीदा था, जिसमें क्या है कि बाइनोकुलर विजन तो है ही, साथ में कैमरा भी अटैच हो जाता है। तो आप इस तरीके का माइक्रोस्कोप जो है परचेज कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से बायोलॉजी टीचिंग के अंदर। इसके अलावा जैसे छोटी क्लासेस के अंदर हम फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स भी हम करवा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट आराम से बनाया जा सकता है, ऐसा हम करते भी हैं छोटी कक्षाओं के लिए। जैसे एक मेरे लैब के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र लगभग सभी लैब्स में, और इवन कई लैब्स के अंदर तो ओरिजिनल है, बहुत पुराना, जो पहले पुराने ओरिजिनल आते थे वो है। अगर वो है तो उसे सहेज के रखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं पीछे पोरका स्कूल में था, वहां ओरिजिनल कंकाल तंत्र था। तो बच्चों को दिखाना, मान लो हड्डी आप देते हो, फीमर हाथ में देकर के बताते हो, देखो इसका कितना लाइट वेट है, तो नेचर की ब्यूटी बड़ी समझ में आती है इसमें। तो ये सब थोड़ा टीचिंग मेथड है, और टीचिंग मेथड में आप ढेरों चीजें हैं, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, आप बच्चों से करवाइए।
वीडियो भी शो कर सकते हैं, एनिमेशन भी शो कर सकते हैं, तो इसमें एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरेक्शन। हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना जरूरी है। हम पढ़ा दिया, फटाफट पढ़ा करके और बस निकल गए, ऐसा नहीं। हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों के फेसेस की तरफ देख करके हमें इंटरेक्शन बनाना चाहिए। हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर हम 2 या 3 दिन ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मोस्टली बच्चे जो हैं वो मेंटली क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट रहने लगते हैं और हमारा प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है। और बीच बीच में आप बच्चों से जो रिसेंटली टॉपिक आपने कवर किया है, आपने 1-2 मिनट पहले, उससे संबंधित अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से कंसंट्रेटेड रहेंगे कि कभी भी प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। आपको क्लासरूम को मतलब मोनोटोनस ना बना करके थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कैसे करें? तो इवेल्युएशन में जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स तो हैं, हमारे सेट होते हैं, हाफ ईयरली होता है, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक, तो वो तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा इवेल्युएशन के कुछ नई चीज भी आप कर सकते हो जनरली टेस्ट लेने के अलावा। जैसे मैंने पिछले दिनों महसूस किया कि भाई मुझे इवेल्युएशन कुछ नए तरीके से करना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक जो रिसेंटली को टॉपिक कवर किया था, तो उसमें जो बच्चे 10 मिनट में कर पाए, वैसा मैंने क्या है कुछ स्लिप्स बना ली और स्लिप बना करके उनको फोल्ड करके मैंने पेट्री प्लेट में ढक करके रख दिया। तो जैसे ही बच्चे आए तो मैंने उनको कहा, बेटा आज आपका सडन टेस्ट होगा। बोले सर हम तो तैयारी नहीं करके आए। मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, आप देखेंगे आपको आनंद आएगा। मैंने वो पेट्री प्लेट बच्चों के सामने रखी और मैंने कहा इसमें से एक एक पर्ची उठा लीजिए, आपके लिए लॉटरी निकलने वाली है। तो बच्चों ने उठाया, सबके लिए अलग अलग पर्ची थी, ना नकल हो रही है, सबको एक एक डायग्राम बनाना था। मैंने 10 मिनट में वो कंप्लीट किया और अगले 10 मिनट में सभी बच्चों की बेंच पे जाकर के मैंने उसको इवेलुएट भी किया। तो मैंने ये महसूस किया कि मोर देन 60% बच्चे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक चीज और आई है नई, जो कि इंटरेक्टिव बोर्ड से ही संबंधित है। तो जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम आया हुआ, और इसके लिए एक ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पे भी करवाई गई थी ग्लोबस की तरफ से। तो स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम बड़ा अच्छा है। हालांकि हमें थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा करना पड़ता है कि हम बच्चों की लिस्ट को पहले उसमें अपलोड करें, फिर बच्चों को जो एक छोटा डिवाइस है रिमोट टाइप, जो रेस्पॉन्स रिमोट है, वो हम बच्चों को दें। तो थोड़ा सा उसमें हमें प्रयास जरूर करना पड़ता है, लेकिन फायदा ये है कि साथ का साथ रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाता है, तो हम उसे व्हाट्सएप के जरिए शेयर भी कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक करवाया जाए, लेकिन ये मेहनत एक ही साल की है। एक साल में अगर हमने सारा तैयार कर लिया है तो हर साल इवेल्युएशन में हम वो चीजें दे सकते हैं। तो ये कुछ एक इवेल्युएशन के मेथड्स थे हमारे पास, और हो सकता है कि साथियों के पास कुछ नए तरीके भी हों। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फीडबैक। इस स्टेप को मोस्टली हम मिस करते हैं। इवन मैं औरों को क्या कहूं, मैंने खुद ने पिछले 10 साल की जो स्कूल टीचिंग है, इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 साल में मैंने फीडबैक लिया। फीडबैक कैसे लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फीडबैक हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा एक परसेप्शन होता है कि हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लेवल से सोचा जाए कि कैसे पढ़ाया जाए तो कई बार बड़ी भिन्न चीजें निकल के सामने आती हैं। इसलिए फीडबैक बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो फीडबैक के लिए जो पहले जब मैं कॉलेज में था, लगभग 22 साल के टीचिंग करियर में, मैंने लगभग 12 साल कॉलेज में पढ़ाया है। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन एमफिल और रिसर्च की क्लासेस भी ली हैं, और मुझे कई नई चीजें वहां से देखने को मिली, सीखने को मिली, जिसमें से ये जो मैं आईसीटी का यूज करता हूँ वो बड़े महत्वपूर्ण है, वो वहां से आया है मेरे पास। अच्छा, ये जो फीडबैक है, तो फीडबैक जैसा हमने एक एक्सरसाइज जो हमने पिछले 1-2 साल में करी है, वो कैसे कि हम बच्चों को कई बार ब्लैंक पेपर दे देते हैं कि भाई आप टीचर के बारे में इसमें लिखिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर सही नहीं पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना चाहिए, ये आप लिख दीजिए। नाम नहीं लिखिए, एक डिब्बा लगा देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। फिर हम उन फीडबैक्स को पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। कई बच्चे बड़ा
अच्छा लिखते हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा नेगेटिव हमारे सामने नहीं आया, और अगर नेगेटिव आता भी है तो उसको जरा आप पॉजिटिव वे में लें, आप उसको एनालाइज करें कि वास्तव में क्या ये स्थिति है, अगर है तो उसे हमें सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। विदाउट नेम हमें वो लेना चाहिए। और रिसेंट तरीका ये भी है, एक आप गूगल फॉर्म डिजाइन कर दें। गूगल फॉर्म में आप ये ऑप्शन देते हैं कि ईमेल कलेक्ट नहीं करेगा, ना नाम देने की आवश्यकता है, तो फिर आप वैसे भी इसे कर सकते हैं। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास होना जरूरी है, ये भी एक इन सातों पॉइंट्स का एक हिस्सा है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हमारे पास आएगा कि हम डे टू डे जो हमारी टीचिंग है, इसमें हम इन इससे पहले वाले 6 पॉइंट्स को हम देखेंगे, तो हर पॉइंट के अंदर हो सकता है कि आपको सुधार की गुंजाइश नजर आए, तो उसको आप सुधार करते जाइए। और मैंने तो क्या कर रखा है, एक जैसे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है नोट्स वाले, उसी में मैं तुरंत नोट कर देता हूँ कि भाई मुझे अगली बार ऐसा करना है, तो नेक्स्ट जब टीचिंग क्लास होती है तो उस समय मुझे बड़ी सहायता मिलती है उस चीज से, तो वो जो गलती मैंने पहले करी है वो रिपीट नहीं होती है। फीडबैक लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, अन्यथा फीडबैक लेने का हमें कोई फायदा नहीं। हम सुधार वही कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता है और जो फिजिबल है। फिजिबल मतलब आप जो है उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप फिजिबल है ही नहीं, अगर अब मान लीजिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए और प्रोजेक्टर आपके पास है नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो वो बातें तो थोड़ी अलग हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। ये तो एक जनरल सी चीजें हो गई कि डे टू डे टीचिंग के अंदर हम किस तरीके से हम डील करते हैं, क्या हम पढ़ाते हैं, हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये बिंदु सभी साथियों के ध्यान में है, लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि आगे से हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे, तो शायद हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे। तो थ्योरेटिकली देखें तो इतना है। अब मैंने एक टॉपिक इसमें लिया था कि हम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन अगर हम पढ़ाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक विशेष बात पे भी मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अभी मैं उसको इस पे डिस्प्ले में लाता हूँ। देखिए कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर देखिए दो चीजें हैं, एक तो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या सभी साथियों को दिख रही है? फ्लावर की फोटो दिख रही है ना? हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो इसमें जैसे रिप्रोडक्शन हम पढ़ाते हैं, तो बहुत बार टीचर इसे पढ़ाने में असहज महसूस करता है। ये बात इवन आप क्या मैं भी पहले करता था। जब असहज महसूस करते हैं, वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है, हम इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा पाते। दूसरा, कक्षा 8 में एक चैप्टर आता है किशोरावस्था की ओर, वो चैप्टर भी नॉर्मली बच्चों को छुड़ा दिए जाते। तो इन चैप्टर्स पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, और इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। जब रिप्रोडक्शन को हम जो एक जनमानस में भावना है, अगर उसके हिसाब से लेंगे तो फिर पक्का है कि ना तो हम पढ़ा पाएंगे, ना बच्चे ढंग से पढ़ पाएंगे, ना क्लास में वो इन्वायरमेंट बन पाएगा। इसीलिए मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ाएं, जिसके अंदर आप गैमीट फॉर्मेशन और ये सब बताएं कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ये अंडाशय है, यहाँ बीजांड है, इसमें ये एग है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, द्विगुणित हो गया, अब इसमें बीज बन गया। अगर वो चीजें आप पढ़ाएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल लेकर के आप ह्यूमन बीइंग में जब हम बताएंगे कि भाई ठीक यही प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर है, यहाँ भी गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है, पोलन की जगह स्पर्म बन रहे हैं, उधर ओवम बन रहा है एग की जगह, तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से इसे पढ़ा पाएंगे। अच्छा, दूसरा, जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाएं तो ये तो हमारे बस का है, जनरली फ्लावर आपको मिल जाते हैं। ये जो फ्लावर मैंने लिया है, ये हिबिस्कस का फ्लावर लिया है, चाइना रोज का, एक गुड़हल कह दीजिए, उसका फ्लावर मैंने लिया है, और कल ही मैंने इसकी फोटोग्राफी करी है। तो और हमारे जो 10th क्लास है उसमें इसी फ्लावर का डायग्राम दिया। आप ये कर सकते हैं
लेकिन इससे बेहतर एक और ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आप दतूरा प्लांट का फ्लावर बताएंगे बच्चों को तो उसमें हर चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। इस फ्लावर में तो हो सकता है कि आपको डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े या कोई अच्छी मैक्रो फोटोग्राफी करके आप उसे जूम करके दिखाएं। तो ये परिस्थिति इसमें बनती है। तो आप जो है अगर धतूरा फ्लावर लेंगे तो ज्यादा बेटर इसे कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, पहले जब भी आप फ्लावर को पढ़ाएं, आप फ्लावर की जनरल मॉर्फोलॉजी बच्चों को जरूर बताएं और उसे किताब से जरूर मैच करवाएं ताकि बच्चों के दिमाग में एक इमेज बन सके। ये फ्लावर आपके सामने है, इसका ये तो फ्रंट व्यू है जिसमें आपको ये क्लियर दिख रहे हैं। देखिए इसमें मेरे ख्याल से पोलन ग्रेन्स भी आपको विजिबल है। एक मैं सभी साथियों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप फोटोग्राफी करते हैं फ्लावर्स वगैरह की, तो आप क्या करें, उसे एक बार फोकस करके फ्लैश पे फोटोग्राफी करें। अगर डार्क रूम में करेंगे तो बहुत अच्छी फोटो आएगी और एक एक चीज आपको क्लियर दिखेगी। किसी के कैमरे में अगर मैक्रो लेंस है, चार लेंस वाला सेटअप है, तो वो और भी बेटर और अच्छी फोटो ले सकता है। तो ये इस तरीके से आप उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं और हर एंगल से फोटोग्राफी लेने का प्रयास करें। अब दूसरा देखिए, ये फ्लावर का मैंने बैक साइड लिया है। अब यहाँ कुछ चीजें हैं, ये हमें बच्चों को बतानी होंगी। अब यहाँ मैं आपके सामने पॉइंट आउट करता हूँ कुछ चीजों को। यहाँ देखिए, आपको ये दिख रहा है, इसको तो आप दलपुंज बता देते हैं, करोला बता देते हैं। ये जो दिख रहा है इसको आप कैलिक्स बता देते हैं या बाह्य दलपुंज बता देते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है ये एपिकैलिक्स है, ये बताना जरूरी है क्योंकि ये इसी फ्लावर के अंदर है, दतूरा में नहीं है। इसीलिए दतूरा भी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये बच्चों को बाहर से ये सब बताना शुरू करें। और ये जो है ये थैलेमस है, ये आप सब जानते हैं, ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं मेथड बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से आप फ्लावर के हर पार्ट की, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास जैसे 10वीं क्लास है, कई स्कूल्स के अंदर 50-50 बच्चे हैं, तो हम हर एक बच्चे को या 2-2 3-3 के ग्रुप में ये चीज नहीं बता सकते। तो हम उन्हें ऐसी फोटोग्राफी करके अगर डिजिटल बोर्ड पे बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फिर अगर आप उन्हें ये होमवर्क भी दे दें कि कल आपको इस फ्लावर का एलएस काट करके लेके आना है, तो शायद आप जो है वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद जो एलएस काटने का मेथड है वो भी मैंने इसमें बताया है। अब ये देखिए, यहाँ ये काटते टाइम मैंने ये फोटोग्राफी करी थी। तो यहाँ पर देखिए, आप फ्लावर को जब भी एलएस काटें तो आप बैक साइड से काटना शुरू करें, फ्रंट से आप सही नहीं काट पाएंगे, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ देखिए इस तरीके, ये एलएस आप इस तरीके से काट, और एलएस काटने के बाद आपको जो दिखेगा फ्लावर, ये देखिए, ये आपके सामने क्लियर है, दोनों पार्ट आपके सामने हैं। अब अगर आपके पास अच्छा कैमरा है तो आप इसमें ओवल्स दिखा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इतना डिटेल में हम नहीं दिखा पाते हैं। तो नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये जरूरत पड़ती है कि हम जो है वो इस्तेमाल करें इसके अंदर डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से ये आप बहुत ही स्पष्ट ढंग से आप दिखा सकते हैं, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से दिखा सकते हैं। अगर किसी के पास ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप है तो उससे भी दिखा सकते हैं। इसकी कुछ फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक करी थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ओव्यूल भी दिखेंगे। सामान्यतः ओव्यूल को आराम से देखा जा सकता है, खासतौर से इस प्लांट में तो देखा ही जा सकता है। मैंने ओव्यूल क्लिक करा, एक मैंने सिंगल पीडीएफ बना दी ताकि इसमें बार बार हमें दूसरी जो क्लिक ना करना पड़े फोटोग्राफ्स में। ये देखिए, ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा ओव्यूल दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये क्लियरली दिख रहा है। ये माइक्रोस्कोप से मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं।
पोलन ग्रेन्स, ये मेरी पहले की ली हुई फोटोग्राफ है। यहाँ देखिए कितने स्पष्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं। हिबिस्कस के जो है, अगर आप 10x पे देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको बिल्कुल ऐसे पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली बच्चों को ये सारी चीजें आप समझा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भी अगर किसी साथी को कुछ है इश्यू, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं उस सिलसिले में। एक जो बात मैं आपको ये कह रहा था, किताब में हमारे उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, वो ये है कि जैसे डायग्राम बनाए होते हैं हमने, जैसे ओवरी का डायग्राम बना लिया, अंदर ओव्यूल दिखा रहे हैं, तो आप डायग्राम इस तरीके से बनाएं कि जैसे आपने पहले ओवरी का डायग्राम दिखाया आपने, इस तरीके से आप पूरा गाइनोशियम बनाते हैं, गाइनोशियम के अंदर ये आपने इतना तक तो बच्चे को दिख जाता है। इसके बाद मान लीजिए ये हम बनाने जा रहे हैं अंदर ओव्यूल, तो इसको आप इस तरीके से दिखाएं कि इसको हम अगर बड़ा देखेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। आप इसका एक बड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाएं, ताकि बच्चे जो है उसको ढंग से समझ पाए। अन्यथा अंदर एग कहाँ है ये बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप जो है उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताएं, क्योंकि 10th या छोटी क्लासेस की किताबों में ये थोड़ा सा मैं ये पार्ट समझता हूँ कि इस पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और अगर आप इस तरीके से चित्रों में बच्चों को याद करा देंगे, तो आप उसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर जो है आपके लिए थोड़ा फायदेमंद साबित होगा। अगर किसी साथी के कोई प्रश्न है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी, है किसी का कोई प्रश्न? शंकर जी? हाँ जी सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो आराम से पूछ सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं जी। सर बहुत ही बढ़िया, मेरा मन तो कर रहा था सुनता ही जाऊं। मगर वास्तव में बहुत इफेक्टिव। और आप ये पीपीटी शेयर करना जी ग्रुप में। हाँ, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा सर। और मतलब मैंने इस लेक्चर को बनाने में मैंने इसको कहीं से कॉपी नहीं किया है सर। कोशिश करिए कि मैं मेरे अनुभव शेयर करूं, तो ये बिल्कुल लग थोड़ा भी सा रहा है सर। खासियत इसमें रही। बाकी इसमें भी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही मुझे फीडबैक दे सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। बहुत बढ़िया सर, ठीक बहुत है सर। अच्छा। किसी साथी कोई सवाल डिस्कस कर सकते हैं हम। एक्चुअली टाइम हो रहा है ना सर, तो कुछ साथी जल्दी में हो सकते हैं। बाकी हाँ हाँ, बढ़िया सर। सभी साथियों का धन्यवाद। ठीक है सर। तो हम ये समझें कि ये हमारी जो मीटिंग है सफल रही। सफल रहे सर। बिल्कुल सूर्य प्रकाश सर, बहुत ठीक है, बढ़िया। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़े शांति से इसे सुना। आपके सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए। मैं आगे से और सुधार करने का प्रयास करूंगा मेरी टीचिंग में भी। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। हैव ए नाइस डे। ओके सर, थैंक साथियों यू। का धन्यवाद। बाकी कुछ साथी जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि सर होस्ट थे मीटिंग के और सर अपने लेक्चर में बिजी हो गए थे। मेरे पास पर्सनल फोन और मैसेज आ रहे थे सर। मैंने हाँ, कहा चलो अब तो जुड़ गए, हमने 10 मिनट वेट किया था, कोई नहीं, बेटर बट नेक्स्ट टाइम है सर। अब तो नहीं सर, ये बात तो आपकी ठीक है। उसमें क्या है कि मतलब साथियों के लिए ये भी रहेगा कि आप जो है आगे से समय से जुड़े, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने शायद 1:30 बजे शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है ठीक सर, है थैंक यू सर। वेरी सभी मच। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके सर।